भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की आधी रात, एक ऐसी रात जो भारतीय इतिहास में कभी भुलाई नहीं जा सकती। देश की जनता सो रही थी, लेकिन राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने देश के लोकतंत्र को ही हिलाकर रख दिया। इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय कहा जाता है। एक ऐसा समय जब नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जब प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले जड़ दिए गए, जब सत्ता का दुरुपयोग चरम पर था। यह समय था 1975 का आपातकाल, एक ऐसा दौर जिसने न केवल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी, बल्कि सत्ता, शक्ति और जन आवाज के बीच की लड़ाई को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज का भारत जिस लोकतंत्र पर गर्व करता है, वह लोकतंत्र 1975 में खतरे में पड़ गया था। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके असर आज तक महसूस किए जाते हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उठे विरोध की आवाजें तेज हो रही थी। लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहे थे। देश में असंतोष का माहौल था और सत्ता के विरुद्ध एक जन आंदोलन ने जन्म लिया था। इंदिरा गांधी को लगा कि अगर इस विरोध को समय रहते काबू नहीं किया गया तो उनकी कुर्सी पर संकट आ सकता है, और तभी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आपातकाल का नाम दिया गया। इस आपातकाल के चलते लोगों की आवाजें दबा दी गईं, अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई और हजारों लोगों को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को इतनी शक्तियां मिल जाती है कि वो जनता की आवाज को दबा दे? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर 1975 में आपातकाल को बिना विरोध के लागू कर दिया गया तो भविष्य में क्या ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसे सफर पे ले चलेंगे जहां पर इस काले अध्याय का किस प्रकार से अंत हुआ, कैसे शुरुआत हुई और इंदिरा गांधी का क्या यह फैसला सही था। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा। 1970 का दशक भारत के लिए परिवर्तन और चुनौती का समय था। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद देश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में उनकी छवि एक सशक्त और आत्मनिर्भर नेता की थी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हालांकि समय के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्रीय सत्ता का प्रभाव बढ़ता गया। पार्टी में आंतरिक अस्थिरता और बाहरी विरोधियों के कारण राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, जिसने बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण किया। इस युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया था। लोग उन्हें एक दृढ़ और निडर नेता के रूप में देखने लगे। भारतीय मीडिया ने उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित किया। इस विजय के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति और मजबूत हो गई और उनके नेतृत्व में देश ने उन्हें एक ताकतवर नेता के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस समय भारत को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। 1973 में विश्व भर में एक गंभीर तेल संकट सामने आया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी बढ़ने लगी और लोगों की दैनिक जिंदगी पर इसका असर पड़ने लगा। आर्थिक तनाव के कारण समाज में असंतोष बढ़ने लगा और जगह जगह पर प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसके साथ ही इंदिरा गांधी के सत्ता के प्रति बढ़ते रुझान और कुछ विवादास्पद नीतियों के कारण कई नेता और संगठन उनके खिलाफ हो गए। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी लोकतंत्र को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कमजोर कर रही हैं। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शासन के दुरुपयोग के खिलाफ आवाजें उठने लगी। इस समय का माहौल ऐसा था कि देश भर में सत्ता के खिलाफ नाराजगी थी और लोग बदलाव की मांग कर रहे थे। ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता था, ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह आंदोलन न केवल भ्रष्टाचार, सत्ता के अन्यायपूर्ण दुरुपयोग के खिलाफ था। जेपी का उद्देश्य था ऐसे समाज का निर्माण करना जहां लोकतंत्र का वास्तविक रूप में पालन हो। संपूर्ण क्रांति का यह आंदोलन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में फैल गया और युवा वर्ग ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयप्रकाश नारायण ने महसूस किया कि भारतीय लोकतंत्र अपने असली उद्देश्यों से भटक गया है। उन्होंने देखा कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार ने प्रशासन को जकड़ लिया है। इस स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था, यह एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के भी प्रयास कर रहे थे। संपूर्ण क्रांति का अर्थ था समाज के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। जेपी का मानना था कि समाज में नैतिकता और ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। इस क्रांति के माध्यम से वे चाहते थे कि एक नया भारत बने जहां हर नागरिक के पास समान अधिकार हो और लोकतंत्र की असली भावना का पालन हो।
उनका नारा था सत्ता से नहीं बल्कि समाज की आत्मा में बदलाव लाना। जेपी का यह आंदोलन खासकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। 1974 में बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में छात्रों ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जेपी ने इन युवा आंदोलनकर्ताओं को समर्थन दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाजें उठाए और एक ऐसे भारत का निर्माण करे जहां प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। उनका संदेश था कि युवा वर्ग ही इस बदलाव का वाहक बन सकता है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित विशाल रैली में जेपी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में लोक शक्ति का नारा दिया। उन्होंने कहा कि जनता ही असली ताकत है और जनता ही लोकतंत्र की रक्षा करती है। यह भाषण भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस भाषण में जेपी ने कहा, यह केवल सरकार बदलने का सवाल नहीं है बल्कि हमें पूरी व्यवस्था बदलनी है। यह संपूर्ण क्रांति है। इस भाषण के बाद जनता का समर्थन जेपी के साथ और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, इस बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। अदालत ने इंदिरा गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन में चुनावी कदाचार का दोषी पाया और उनकी सांसद सदस्यता को समाप्त कर दिया। अदालत ने उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को भी अवैध ठहराया। यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था और उनके विरोधियों को एक मौका मिल गया और उन लोगों ने इसको एक हथियार के रूप में यूज किया। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति अस्थिर हो गई और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग बहुत तेज कर दी। इस स्थिति में इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि उनकी सत्ता अब खतरे में है। उन्होंने इसे अपने नेतृत्व पर हमला माना और उनके खिलाफ विरोध और तेज हो गया। जेपी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां और कई सामाजिक संगठन उनके खिलाफ एकजुट होने लगे। इंदिरा गांधी को यह लगने लगा था कि अगर उन्होंने इस विरोध को समय रहते काबू नहीं किया तो उनकी कुर्सी जा सकती है। इसी चिंता के कारण उन्होंने एक बड़ा और विवादास्पद निर्णय लेने का सोचा। एक ओर जहां जयप्रकाश नारायण और अन्य विरोधी नेता सड़कों पर उतरे हुए थे, दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का निर्णय ले लिया था। ये निर्णय केवल सत्ता को बचाने के लिए नहीं था बल्कि विरोधियों की आवाज को किस प्रकार से दबाया जाए उस लिए भी था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना, उसे देखते हुए इंदिरा गांधी ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, करने की शक्ति देती है। इस निर्णय के बाद भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन शुरू हो गया और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए। दोस्तों, इमरजेंसी लगने के बाद सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। अखबारों और मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी। सभी समाचार पत्रों को सरकार की मंजूरी के बाद ही प्रकाशित करने का नियम लागू हुआ। इसके बाद कई समाचार पत्रों ने विरोध के स्वरूप खाली पन्ने ही छापे ताकि जनता को ये संकेत मिल सके कि सरकार द्वारा कितनी सेंसरशिप लगाई गई है। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और किसी भी तरह की असहमति को दबा दिया गया। इस तरह प्रेस की आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया। इस इमरजेंसी के दौरान प्रमुख विपक्षी जो नेता थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा विरोध करने वालों को जेल में डाला गया था और जेल भी कम पड़ गई थी और प्रदर्शनकारी ज्यादा हो गए थे। और ये समय ऐसा था जहां पर मूल अधिकारों में जो जीवन जीने का अधिकार होता है, आर्टिकल नंबर 21, उसका भी हनन हुआ और वो भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया। इसमें परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, बेरोजगारी कम करने जैसे विषय थे। हालांकि इस कार्यक्रम को बहुत सख्ती से लागू कराया गया। कई जगहों पर जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। इस तरह की नीति से जनता में असंतोष बढ़ गया। संजय गांधी का यह कार्यक्रम गरीबों और कमजोर वर्गों के खिलाफ दमनकारी सिद्ध हुआ, जिससे सरकार की लोकप्रियता में और ज्यादा गिरावट आई। जैसे जैसे समय बीतता गया, जनता में असंतोष बढ़ने लगा। लोगों ने महसूस किया कि उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का सच में हनन हो रहा है। असंतोष की भावना ने विभिन्न समुदायों में फैलना शुरू किया और कई लोगों ने सक्रिय रूप से सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया। यह असंतोष 1977 में आम चुनावों के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया। जनता पार्टी, जो कि विभिन्न विपक्षी दलों का गठबंधन थी, उसने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस चुनाव ने साबित किया कि जनता की आवाज कभी भी दबाई नहीं जा सकती और यह इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था। आपातकाल की समाप्ति के बाद, जो कि 21 महीनों तक रहा, भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। मार्च 1977 में चुनाव कराए गए। जनता ने इंदिरा गांधी को नकार दिया। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
नई सरकार ने कई सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस चुनाव परिणाम ने दर्शाया कि भारत की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। 1975 का आपातकाल हमारे लिए काफी सवाल खड़े करता है। सबसे पहले तो यही है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी। क्या किसी प्रधानमंत्री को इतनी शक्तियां वास्तविक में मिल जाती हैं कि वो देश के साथ इस प्रकार की घटना कर सकता है कि जिसमें जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 को भी हटाया जा सके। इंदिरा गांधी का मानना था कि उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई है वो देश में जो आंतरिक गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई है, परंतु हुआ जस्ट अपोजिट। जबकि 2 साल बाद जब इलेक्शन कराए गए तो नतीजे सबके सामने आए, लोगों ने इंदिरा गांधी को नकार दिया और बुरी तरीके से उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री इस देश को मिला। अंत में इस पूरी स्टोरी से हमको यही स्पष्ट होता है कि किसी भी लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। जनता का असंतोष और विरोध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो तानाशाही और दमनकारी शासन के खिलाफ खड़ी हो सकती है। जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तो वे किसी भी तानाशाह को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।